बर्लिन के निवाह में पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। मोहम्मद जोड़े ने हमें एक जगह उतारा और रुखसती कलिमात अदा करके चले गए। आर्जी तौर पर डिक्सन फेयरवेल का साथ बुरा नहीं था, इसलिए कि तहजीब की यहाँ आमद में चंद रोज बाकी थे। इस दौरान में मुझे ये अंदाजा लगाना था कि मेरी निगरानी तो नहीं की जा रही। चुनाचे जब डिक्सन ने इस सिलसिले में मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा, अगर कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते हो तो जैसा तुम पसंद करो, वरना हमारी राहें अलग अलग हैं। डिक्सन एक ठंडी सांस लेकर बोला, काश मुझे तुम्हारी माली हैसियत का इल्म होता। मैंने कहा, एक सयाह की माली हैसियत के बारे में अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिक्सन ने पूछा, तुम अपने अखराजात आसानी से बर्दाश्त कर सकोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरा ख्याल है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डिक्सन के इस सवाल का मतलब मैं बखूबी समझ गया था। दियार गैर में इस किस्म के ड्रामे आम होते हैं, जिसके नतीजे में बामुरव्वत किस्म के सयाह बाज़ औक़ात भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं सब कुछ इस अंदाज में करना चाहता था कि किसी को मुझ पर शक न होने पाए। डिक्सन ने क़याम के लिए जिस होटल का इंतखाब किया, उसमें एक कमरे का किराया 25 मार्क योमिया था। हम दोनों 12.5 मार्क फीकस योमिया के हिसाब से वहाँ मुकीम हो गए। मैं तहजीब मेलकम एक्स से होटल गिलार्ड में मुलाकात तक का अरसा किसी झगड़े में पड़े बगैर गुजारने का ख़्वाह था। इसके अलावा इस दौरान मैं मशरिकी बर्लिन से वाकफियत भी हासिल कर लेना चाहता था, ताकि बाद में काम करने में आसानी हो। मुझे मालूम था कि डी फॉस्टर को तलाश करना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा मेरे ख़ानदान के बारे में भी मालूमात हासिल करना थी। डिक्सन के साथ रहते हुए मुझे ये आसानी हासिल रहती कि वो एक सयाह था। डिक्सन खुद भी बर्लिन की सैर का ख्वाहिशमंद था, लिहाजा हम दोनों साथ ही अपने होटल से बाहर निकले। सबसे पहले हमने दीवार बर्लिन देखने का प्रोग्राम बनाया। अमरीकी इस तारीखी दीवार को जेल की दीवार और मशरकी जर्मनी वाले हिफाजती दीवार का नाम देते हैं, जो बकौल उनके वतन को अमरीकी लुटेरों से बचाए हुए है। जंग अजीम की तबाहकारियों के दाग गो के बर्लिन से काफ़ी हद तक मिट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जाबजा दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियाँ दिखाई देती हैं। इत्तेहादियों की खौफनाक बमबारी ने जंग से पेशतर के हसीन बर्लिन को खंडरात में तब्दील कर दिया था। रही सही कसर रूस ने पूरी कर दी। मार्शल ज़्लोखोफ ने बर्लिन पर 20,000 तोपों की मदद से हमला किया था, जिसकी एक ही बाढ़ से लातादाद गांव और घने जंगल मलियामेट हो गए। कसर विलियम मेमोरियल चर्च का जला हुआ ढांचा आज भी उसी तरह मौजूद था। कलीसा के घड़ियाल की सुइयां 7.5 के हिंसों पर साकित थी। बर्लिन की तारीख में नवंबर 1945 की एक शाम बहुत खौफनाक है, जिसमें बर्लिन पर सैकड़ों मन आग बरसी। एक बम कलीसा के घड़ियाल पर गिरा और वक्त की रफ्तार थम गई। जर्मनों ने शहर की तामीर नौ कर दी, लेकिन उस जले हुए ढांचे को बतौर यादगार यूं ही रहने दिया। अलबत्ता उसके साथ ही एक दूसरा कलीसा तामीर कर दिया गया। ये तारीखी यादगार देखने के बाद हमने बर्लिन के दीगर नवादिरात देखने का फैसला किया। ब्रिटिश होने की वजह से डिक्सन इन तमाम चीज़ों से बहुत दिलचस्पी ले रहा था। बर्लिन की तबाहकारी देखकर उसके चेहरे पर फख्र के आसार थे, जैसे वो सारे खंडरात उसी की कोशिशों का नतीजा हों। एक मौके पर उसने मुझसे कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेहादियों ने हिटलर की कुव्वत तोड़ने के लिए बड़ी जांफिशानी से जंग की। शायद मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि मेरे दादा फ्रांसीसी फौज में शामिल थे और जंग अजीम के खात्मे पर उन्हें बड़े एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया था। मैं होंठ सुकोड़ कर दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे उसके तबसरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। डालम म्यूजियम जाने के लिए ज़ेरे ज़मीन सफ़र करना पड़ा। डालम के स्टेशन पर उतरकर हम अजायब घर की तरफ चल पड़े, जहां एक निहायत पुरफजा और खूबसूरत सड़क फैली हुई थी। यह म्यूजियम दुनिया भर के शाहकारों की वजह से बड़ी शोहरत का हामिल था। चुनाचे यहाँ पहुंचकर यही महसूस हुआ जैसे मैं वाकई अपनी आमद का मकसद भूल गया हूँ। दोपहर के 1 बजे तक हम सैरो सयाहत में मशगूल रहे, फिर एक होटल में खाना खाकर अपनी पनाहगाह वापस आ गए। मशरकी बर्लिन में पहला दिन बेमसरफ ही गुजर गया था। दूसरे रोज भी हम बर्लिन के तारीखी मकामात देखने के लिए निकल खड़े हुए। यहाँ का चिड़ियाघर आफाकी शोहरत का हामिल है। रेलवे स्टेशन के ऐन सामने चिड़ियाघर के फाटक से गुजरकर मैं और डिक्सन अंदर दाखिल हुए। यहाँ भी दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के आसार मौजूद थे। हमें बताया गया कि इत्तेहादी बमबार तैयारों ने उस चिड़ियाघर को तबाह करने की सरतोड़ कोशिशें की थीं। इसलिए नहीं कि उन्हें गैंडों और मगरमच्छों से बैर था, बल्कि इसकी वजह सीमेंट और लोहे से तैयार करदा वो मीनार था जिसे जी टावर कहा जाता था। ये इमारत इतनी वसीओ अरीज थी कि फ़ज़ाई हमले के दौरान 15,000 शहरी उसमें पनाह ले सकते थे। यह हिफाजती मीनार 132 फुट बुलंद था और उसकी दीवारें 8 फुट मोटी थीं। छत पर मशीन गन्ने और दर्जनों तैयारा शिकन तोपें नस्ब थीं। निचली मंजिलों में एक अस्पताल और गोला बारूद का कसीर ज़ख़ीरा मौजूद रहा करता था। उस रात मैं मुतज़ाद कैफियत का शिकार था।
डिक्सन बिलाशुबा बेज़रर आदमी था और उसके साथ किसी उलझन का बायस नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद मैं महसूस कर रहा था कि ये 2 दिन बिल्कुल ही बेमसरफ रहे और इस दौरान मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। लिहाजा मुनासिब यही है कि अब उससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। मगर मुश्किल ये थी कि उस मुखलिस आदमी को ये कैसे बताऊं कि मैं उससे अलग होना चाहता हूं। उसने कोई ऐसी हरकत भी नहीं की थी जो मेरी मर्जी के खिलाफ होती या मुझे नागवार गुजरती। वो बेचारा तो मेरे साथ सैरो तफरी के कई प्रोग्राम बना चुका था। पहले तो मेरा इरादा यही था कि तहजीब के यहाँ आने तक का वक्त डिक्सन के साथ गुजार दूं, मगर फिर मुझे ये एहसास हुआ था कि उसके साथ रहते हुए अपने तौर पर कोई काम करना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरी हैसियत वाक़यातन एक सयाह की सी होकर रह गई थी। मसलन मैं शिमरी ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन डिक्सन को भला चंद ऐसे अफराद से क्या दिलचस्पी हो सकती थी जो वहाँ के किसी मखसूस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। या फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार गिलार्ड का जायज़ा ले लूँ, लेकिन मुश्किल ये थी कि डिक्सन इतने महंगे होटल में जाना पसंद नहीं करता था। उसके साथ मुझे भी एक घटिया जिंदगी गुजारना पड़ रही थी जिसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा भी नहीं था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मैं सोचते सोचते थक गया तो एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। गो वो बड़ी आमियाना सी तरकीब थी, लेकिन उस पर अमल करके मैं डिक्सन से छुटकारा हासिल कर सकता था और उसे कोई शुबा भी ना होता। मेरा मकसद हासिल हो जाता तो मुझे इससे कोई गरज नहीं होती कि मैंने कोई आमियाना हरकत करके कामयाबी हासिल की है या किसी संजीदा हरकत के जरिए। डिक्सन सो रहा था। कमरे में उसके खर्राटे गूंज रहे थे। मैंने अपने खेल का आगाज कर दिया। ये आगाज पीतल की एक बड़ी आराइशी प्लेट के गिरने से हुआ जो कमरे के एक गोशे में आवेजा थी। पीतल की वजनी प्लेट के फर्श पर गिरने से जोरदार आवाज पैदा हुई। रात के सन्नाटे में पैदा होने वाली वो आवाज बहुत पुरअसरार थी। डिक्सन की आंख खुल गई और उसने मेरी तरफ देखा। मैं अपने दोनों बाजू फजा में फैलाए मसहरी के एक हिस्से पर एक टांग से खड़ा था। मेरी कोशिश थी कि मेरा चेहरा इंतहाई खूंखार नजर आए। डिक्सन कोहनियों के बल उठ कर बैठ गया। नींद से बेदार होने की वजह से उसका जहन खुमार आलूद हो रहा था। पहले तो वो फटी फटी आंखों से मुझे देखता रहा, फिर भाड़ सा मुंह खोलकर खौफजदा से अंदाज में हंस पड़ा। बोला, क्या हो गया बड़े भाई, क्या तुम इबादत कर रहे हो? मैंने जवाब देने की जहमत किए बगैर मसहरी से छलांग लगाई। मेरा रुख डिक्सन की तरफ था और अंदाज ऐसा था जैसे उसे दबोच लेना चाहता हूँ। छलांग लगाते हुए मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि इस तरह छलांग लगाने से कहीं मसहरी ही न टूट जाए। डिक्सन फुर्ती से लोट लगाकर मसहरी से नीचे उतर गया। उसके चेहरे पर शदीद बौखलाहट के तासुरात थे। उसने घुटे घुटे लहजे में कहा, क्या हुआ, क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? फिर उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी और उसकी घिग्गी बंद गई। मेरे चेहरे पर नजर आने वाले खौफनाक तासुरात से वो बेहद खौफजदा हो गया था। वो कमरे के दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन मैंने रुख तब्दील कर लिया और उसके और दरवाजे के दरमियान हायल हो गया। डिक्सन के हलक से डरी डरी सी चीखें निकली और वो बेतहाशा पलट कर गुस्ल खाने की तरफ दौड़ा। अंदर घुस कर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। इससे ज्यादा हिमाकत खेल बिगाड़ देती। खदशा था कि कहीं डिक्सन चीखना न शुरू कर दे और होटल के दूसरे मुसाफिर मेरी तरफ मुतवज्जे न हो जाएं। मैं खामखा दूसरों की तवज्जो का मरकज बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और वहीं कमरे के फर्श पर बैठकर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अंदर से डिक्सन की डरी डरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है। तुम्हें ये मजाक नहीं करना चाहिए था। ये भी कोई बात हुई? सोते हुए आदमी को जगा कर डरा देना कहाँ का इंसाफ है? तुम जैसे संजीदा आदमी को ऐसा मजाक जेब नहीं देता। फिर गालिबन उसने गुस्ल खाने का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर बाहर झांका था और फिर दिल कड़ा करके बाहर निकल आया। वो दबे कदमों चलता हुआ मेरे करीब आकर मुझे देखता रहा, मगर मैंने सर न उठाया। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरे काफी करीब आ गया है, लेकिन मैंने कोई जुम्बिश नहीं की और बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। फिर उसने 2 कदम पीछे हटकर मुझे आवाजें दी और मैं सर उठाकर उसे देखने लगा। वो बोला, प्यारे भाई, ये क्या हरकत थी आखिर? मैं कहता हूँ तुम्हें यक बयक ये क्या सूझी? वो अभी तक सहमा हुआ था और किसी भी लम्हे दोबारा भागने को पूरी तरह तैयार था। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, ओ डिक्सन डियर, तुम कहाँ चले गए थे? डिक्सन ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी। बोला, यहीं तो था, बाथरूम में। लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हो गया था तुम्हें? मैंने गहरी गहरी सांसें लीं और फर्श से उठकर मुजमहिल अंदाज में चलता हुआ मसहरी पर जा बैठा। डिक्सन मुतहय्यराना अंदाज में मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर कशमकश के तासुरात थे। शायद वो ये अंदाजा लगाना चाहता था कि ये सब कुछ मजाक था या कुछ और। मसहरी पर बैठकर मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। डिक्सन मेरे नजदीक आने की जुर्रत तो नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखों में हमदर्दी के तासुरात नजर आने लगे थे। उसने एक बार फिर मुझे आवाज दी और मैंने सर उठाकर उसे देखा। डिक्सन ने उलझे हुए अंदाज में कहा, यह सब कुछ क्या है? क्या कर रहे थे तुम?
मैंने कहा, तुम्हें मेरे हाथों कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची डियर डिक्सन? वो बोला, तकलीफ की बात क्यों कर रहे हो, कोई वजह तो बताओ। मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, क्या बताऊं डिक्सन, अगर तुम्हें मुझसे नादानिस्तगी में कोई तकलीफ पहुंच गई हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे यकीन दिला दिया था कि अब मुझ पर ऐसा कोई दौरा नहीं पड़ेगा। इस बार कोई 1.5 साल के बाद मेरी ये हालत हुई है, वरना हर दूसरे तीसरे माह मुझ पर ये दौरा पड़ा करता था। डिक्सन ने खौफजदा लहजे में कहा, दौरा? तुम्हें किस किस्म का दौरा पड़ता है? मैंने कहा, बस सोते सोते अचानक मेरे पूरे जिस्म में तशन्नुजी कैफियत पैदा हो जाती है। आखिरी बार तो मैं बाल बाल बच गया था, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाता। वो मेरा गहरा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा साथी था, लेकिन दौरे के आलम में मैंने उसकी गर्दन दबा दी। उसकी आंखें हलकों से उबल पड़ी थी, जबान होंठों से नीचे लटक गई। वो तो अच्छा हुआ कि चंद अफराद ने मेरे सर पर जरबात लगाकर मुझे बेहोश कर दिया, वरना माइकल मेरे हाथों मारा जाता। माइकल बच तो गया, मगर सुना है उसकी आवाज बंद हो गई है। लेकिन डॉक्टरों ने मेरा दिमागी मुआयना करने के बाद मुझे जहनी मरीज करार दे दिया। उसके बाद तकरीबन 7-8 माह मैंने दिमागी अमराज के अस्पताल में गुजारे। उसके बाद मुझे सेहतमंद करार देकर रुखसत कर दिया गया। डॉक्टरों का ख्याल था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन 1.5 साल के बाद मैंने डिक्सन के चेहरे की तरफ देखा तो हंसी पर काबू पाना दूभर हो गया। बरतानवी सयाह का चेहरा दहशत से जर्द पड़ गया था। उसकी फटी फटी आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं। फिर उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम्हारा दोस्त माइकल जिंदा बच गया? मैंने कहा, हाँ, अगर वो जिंदा ना बचता तो शायद पागल होने के बावजूद मुझे उम्र कैद की सजा भुगतना पड़ती। उसने जिंदा रहकर मेरी जिंदगी बचाई, मैं उसका ममनून हूँ, लेकिन 1.5 साल के बाद ये दौरा समझ में नहीं आता, क्या करूँ? डिक्सन बोला, बेहतर होगा कि तुम कल दिन में दिमागी अमराज के किसी डॉक्टर से मुआयना करवाओ, ये बेहद जरूरी है। मैंने कहा, हाँ डिक्सन, लेकिन मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ और अब सोना चाहता हूँ। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, दिमाग दुख रहा है। डिक्सन ने बौखलाकर कहा, फौरन सो जाओ, सो जाओ। मैंने मसहरी पर लेटकर आंखें बंद कर ली, मगर सोया नहीं। कुछ देर बाद मैंने कमरे में डिक्सन के चलने फिरने की आवाजें सुनी। यकीनन वही हो रहा था जो मैं चाहता था, लेकिन जरा देर बाद डिक्सन मसहरी पर जा लेटा। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो डिक्सन का बिस्तर खाली था। खाकी रंग का वो बैग भी गायब था जिसमें डिक्सन का मुख्तसर सा सामान था और जो हर वक्त सामने ही रखा रहता था। गोया डिक्सन से मेरी जान छूट गई थी। बाद में उसकी तस्दीक भी हो गई। डिक्सन अपने हिस्से का बिल अदा करके चला गया था। गुस्लखाने में नहाने के दौरान मैं बेचारे डिक्सन के बारे में सोचने लगा। उसका चंद रोजा साथ बहुत अच्छा रहा था और आखिर में उसने गैर शऊरी तौर पर मेरी मर्जी के मुताबिक अमल किया था, लेकिन अब उसके बारे में सोचना भी फजूल था। वो समझदार आदमी था, तवक्को नहीं थी कि दोबारा इधर का रुख करेगा। चुनांचे मुझे होटल तब्दील करने की जरूरत भी नहीं थी। अब मसला ये था कि मैं अपने काम का आगाज कहाँ से करूँ। हर चंद के मेरे और तहजीब के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि तहजीब के यहाँ पहुँचने के बाद ही हर काम का आगाज करेंगे, लेकिन मेरे लिए यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना बहुत मुश्किल था। लिहाजा मैंने काम का आगाज उसी वेटर से कर दिया जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। वो मकामी आदमी था, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता था। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी है और उसके होटल की सर्विस बहुत अच्छी है। वेटर चंद लम्हे मेरी कही हुई बात पर गौर करता रहा और फिर मेरा मतलब समझकर वो मुस्कुराया और उसने सर खम कर दिया। मैंने जेब से 10 मार्क का एक नोट निकालकर उसके सामने लहराया। मैंने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो इस नोट के मालिक बन सकते हो। 10 मार्क का नोट देखकर वेटर की आंखों में चमक उभर आई। उसका ताल्लुक गरीब तबके से था, जिसके लिए 10 मार्क का नोट बहुत बड़ी चीज होता है। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हें शिमरी खानदान के बारे में कुछ मालूमात हैं? वेटर ने कहा, जी हाँ। उसकी नजरें हरीसाना अंदाज में 10 मार्क के नोट पर जमी हुई थी। मैंने कहा, ओह, तब तो ये नोट तुम्हारा हुआ। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ाया और उसने नोट मुझसे लेकर अपने लिबास की जेब में बड़ी एहतियात से रख लिया। फिर टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, लेकिन मैं उस खानदान के सिर्फ एक ही फर्द से वाकिफ हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी उस खानदान के एक फर्द से कुछ काम है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सका जो शिमरी खानदान के किसी एक भी फर्द से वाकिफ हो। शिमरी खानदान का कोई एक फर्द भी मुझे मिल जाए तो बकिया मालूमात उससे हासिल हो जाएंगी। वेटर कुछ देर शायद अपने जहन में मेरे कहे हुए अल्फाज का तर्जुमा करता रहा। फिर गलत सलत अंग्रेजी में उसने कहना शुरू किया। बोला, शिमरी खानदान कोई गुमनाम खानदान नहीं है, लेकिन वो लोग मुअज़्ज़ज़ नहीं हैं, इसलिए कि उनका जरिया माश मुलाजिमत है और उस खानदान के अफराद अच्छे ओहदों पर फायज नहीं है। ताहम एक शख्स है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसका नाम एल्जे फोरे है और वो रोहिन स्ट्रीट पर वाक़े एक होटल का मालिक है। मैंने भी कुछ अरसा उसके पास काम किया है, लेकिन वो फितरतन अच्छा आदमी नहीं। मुलाजिमीन की उजरतें और तनख्वाहें तक वक्त पर अदा नहीं करता। ताहम ये बात मुझे मालूम है कि उसका ताल्लुक शिमरी खानदान से ही है।
اس خاندان کے لوگ چونکہ جھگڑالو فطرت کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ شمری خاندان کے افراد کے پاس ملازمت کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان سے لین دین کرنا پسند کرتے ہیں۔ ویٹر کا مفہوم پوری طرح سمجھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، مسٹر ایلزے فورے کے ہوٹل کا نام کیا ہے؟ ویٹر نے کہا، ہوٹل بون بون۔ میں نے 10 مارک کا ایک اور نوٹ ویٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر مجھے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے تمہاری ضرورت پڑی تو کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ ویٹر نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ کیوں نہیں جناب، آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ ویٹر سراپا اخلاق بنا ہوا تھا، کیوں نہ بنتا؟ 20 مارک کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے اسے چند باتیں مزید معلوم کی اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ 11:30 بجے کے قریب میں ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل بون بون کا سرسری جائزہ لینا ضروری تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں مختلف علاقوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ ڈکسن کے ساتھ تاریخی مقامات دیکھنے کے دوران میں برلن کے بہت سے علاقوں سے واقف ہو گیا تھا، لیکن اس علاقے کی طرف میرا جانا نہیں ہوا تھا جہاں کا پتہ مجھے ویٹر نے دیا تھا۔ روہن اسٹریٹ پرانے برلن میں واقع تھی۔ وہاں نچلے طبقے کے لوگ آباد تھے۔ مکانات خستہ حالت میں تھے، جن کے احاطوں، سڑکوں اور گلیوں میں میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس بچے اپنی غربت سے بے خبر کھیل کود میں مصروف تھے۔ مکانات کی طرح اس علاقے کی دکانیں بھی اپنے مالکان کی زبوں حالی کی منہ بولتی تصویر نظر آ رہی تھی۔ میں بون بون ہوٹل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بون بون ہوٹل دراصل ایک بہت بڑا بار ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ دن کے وقت وہ بار بند رہا کرتا تھا۔ اس کے کھلنے کا وقت 5 بجے شام تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام وہیں گزاروں گا اور ایلزے فورے سے ملاقات کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ شام 5 بجے تک کا وقت کہاں گزارا جائے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ شام تک سڑک نوردی کرتا رہوں۔ اس طرح وقت گزاری کرنے سے مجھے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا۔ شام تک کا وقت بھی گزر جاتا اور برلن سے مزید واقفیت بھی حاصل ہو جاتی۔ برلن کی سڑکوں پر مارے مارے پھرنے کے دوران میرے ذہن میں متعدد خیالات گردش کرتے رہے۔ ڈی فاسٹر نے آخر ان قیمتی فارمولوں کا سودا کیوں نہیں کیا جو یوں تو ہر ملک کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے تھے، مگر روس اور اسرائیل کے لیے وہ بے انتہا اہمیت کے حامل تھے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل کی حکومت کو ان فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا ہو، ورنہ انہوں نے فارمولوں کے حصول کے لیے تگ و دو شروع کر دی ہوتی۔ ہاروت رابیل نے ظاہر ہے اسرائیل سے یہ ساری باتیں پوشیدہ رکھی ہوں گی، ورنہ اس کی ساکھ تباہ ہو جاتی۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہاروت رابیل نے ڈی فاسٹر کے یوں فرار ہو جانے پر اس کے خلاف کچھ نہیں کیا ہوگا؟ اگر ہاروت رابیل نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی تھی تو یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس راز کے تشتس بام ہونے سے ہاروت رابیل کی شخصیت اور اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا، اور اگر اس نے ڈی فاسٹر کی بازیابی کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو ہمارا مقابلہ ہاروت رابیل کے ایجنٹوں سے ہو سکتا تھا۔ روسیوں سے ٹکراؤ ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ یہ امکان بھی کلی طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہاروت رابیل نے اس سارے ماجرے سے اسرائیلی حکومت کو مطلع کر دیا ہو اور موساد کے ایجنٹ بھی میدان میں کود پڑے ہوں۔ ان تمام امکانات کے پیش نظر محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔ تقریباً 4 بجے تک میں برلن کی سڑکیں ناپتا رہا اور اس کے بعد پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ میں سوچتا رہا کہ شمری خاندان کے کسی فرد سے ڈی فاسٹر کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ تہذیب ملکم ایکس نے اس سلسلے میں جو منصوبہ بنایا تھا میں اس کی طرف سے زیادہ پر امید نہیں تھا۔ تہذیب کا لاہ عمل ایسا نہیں تھا جس میں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے اسی منصوبے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر بالفرض ہمیں کامیابی نہ ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں تھی، ہم دونوں مل کر از سر نو کوئی منصوبہ تیار کر سکتے تھے۔ تہذیب سے ملاقات سے قبل اگر میں ایلزے فورے سے کچھ کارآمد معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ نہ صرف میری خوش قسمتی ہوتی بلکہ اس سے ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا۔ تہذیب کی آمد سے قبل ہی میں کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔